नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। बाजार में पैसा लगाने वाले हैं जो सावधान हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। किसने दी है ये बड़ी चेतावनी? आज के मनी सेंट्रल में इसी बात को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से शेयर बाजारों में पिछले 2 साल से जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इस पर चिंता जताना शुरू कर दिया। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन से लेकर आईएमएफ और बैंक ऑफ इंग्लैंड तक सभी ने चेतावनी दी है कि ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, या इसको आप बूम भी कह सकते हैं, अब एक सट्टेबाजी वाले बुलबुले में बदल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या बाजार में बड़ी गिरावट आएगी? इसी बात को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे सिटी ग्रुप के रिपोर्ट की। भारत में अगले 1 साल में 1.6 लाख करोड़ के आईपीओ आने की संभावना है। मीशो से लेकर जियो तक के आईपीओ की आने की संभावना है। क्यों आएगी आईपीओ की बहार? आने वाले समय में किन किन कंपनियों के लिस्टिंग की संभावना है? पूरी लिस्ट को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे सिल्वर ईटीएफ की। देखिए, पिछले 6 महीनों में भारत में चांदी के दाम करीब 60% तक बढ़ चुके हैं। इसी वजह से लोग अब चांदी में निवेश के लिए सिल्वर ईटीएफ खरीद रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास असली यानी फिजिकल चांदी लेने में दिक्कत आ रही है, जिससे उनकी कीमतें और बढ़ रही हैं। अब ये पूरा मामला है क्या, इसको प्रवीण सर से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर दुनिया भर में जोश जो है चरम पर है, लेकिन इसी जोश के बीच एक बड़ी चेतावनी आई है। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन ने कहा कि अगले 12 से 24 महीनों में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह एआई को लेकर इन्वेस्टर्स में उत्साह बढ़ रहा है, वो 2000 के दशक की शुरुआत में फूटे .com बबल जैसी स्थिति जो है वो पैदा कर सकता है। प्रवीण सर, गोल्डमैन सैक्स के अलावा जेपी मॉर्गन, आईएमएफ और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी जो है चेतावनी दी है। असली चिंता क्या है और ये पूरा मामला है क्या, इसको बहुत ही आसान भाषा में हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि जो दुनिया में और जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और आईएमएफ जैसी संस्थाएं हैं, ये जो एक बबल क्रिएट हुआ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे जो बबल क्रिएट हुआ, वो दरअसल आर्टिफिशियल बबल बेसिकली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और वो आर्टिफिशियल जो एक इन्फ्लेटेड प्राइसेस क्रिएट हुए, उसका मिसमैच दिखाई दे रहा है। अब जो शेयरों की कीमतें जिस हिसाब से बढ़ती हुई दिखाई दी, चाहे एनवीडिया हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, या इस तरह की दूसरी कंपनियां जो खास तौर पे एआई पे लंबा चौड़ा पैसा लगा रही हैं। सर, न्यूज़ रूम में चर्चा आपसे कर रहे थे, आपने निविडिया को लेकर जो है कुछ एक रिपोर्ट आप बता रहे थे या कुछ डेटा आप जो है उसको समझा रहे थे। आप कह रहे थे कि विशाल, भारत की जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन के आसपास है। उसी के आसपास जो है निविडिया का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन कहिए या उसके जो शेयर का वैल्यूएशन है वो जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये हाइप है सर, क्या ये बबल है? एग्जैक्टली यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। एनवीडिया का मार्केट कैप कल रात में जब मैं शेयर प्राइसेस देख रहा था, 4.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अकेला एनवीडिया का मार्केट कैप नज़र आ रहा था। भारत की इकॉनमी भी तकरीबन इतना ही हर साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे जीडीपी को, तो वो 4 ट्रिलियन के आसपास डॉलर की इकॉनमी है। इतना बड़ा क्या एआई क्या पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म इस तरह से करेंगे कि जहाँ पे कंपनियों की वैल्यूएशन इतनी ऊंची चली जाए? और एक जो डेटा है कि इन कंपनियों का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो कई देशों की इकोनॉमी से ज़्यादा, वो डेटा भी है सर। बिल्कुल। अमेरिका की टॉप 5 टेक कंपनियां जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, निविडिया का अगर कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन अब देखें प्रवीण सर, तो यूरोप, जापान, भारत, यूके और कनाडा के सभी शेयर बाजारों से भी ज़्यादा है सर। तो अब यहाँ पे वो बात निकल के आती है जिसको लेकर जेमी डिमॉन हो या आपका जेपी मॉर्गन के जेमी डिमॉन हो या दूसरे जो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो या आपका आईएमएफ हो, जो ये लोग कह रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स से जुड़े जो लोग कह रहे हैं, अब उनको एक खतरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या ये एक जो .com बस्ट हुआ था, जिसको अर्ली 2000 में हमने देखा था, जहाँ पे कि जो शेयरों की कीमतें थी वो इतनी ऊपर चली गई थी कि जहाँ उसके बाद एक बड़ा क्रैश आया। और इससे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि क्या ये जो एआई का जो बस्ट होगा, बबल अगर फटता है,
तो क्या ये पूरी दुनिया के मार्केट्स के लिए, अमेरिका के मार्केट्स के लिए एक बड़े क्रैश को लेकर आ सकता है? ये विशाल एक बड़ी चेतावनी या एक खतरा यहाँ पे पैदा हो रहा है जी। क्या बहुत ज़्यादा हाइप? और आज सुबह भी मैंने एक आपको खबर भेजी थी, आपको अगर याद होगा, किसी भी चीज़ में अब एआई को डालना, किसी भी, चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे नहीं रेलेवेंट हो, आप अखबारों को उठाकर देख लीजिए, आप सोशल मीडिया को उठाकर देख लीजिए, जहां एआई की ज़रूरत नहीं है, जहां वो प्रैक्टिकल नहीं है बेसिकली, वहां भी ये बताया जा रहा है कि साहब यहाँ पे तो हम एआई को यूज कर रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें करके बस लोगों को बेचा जा रहा है। किसी भी चीज़ में एआई, बोले बिल्डिंग बना रहे हैं एआई यूज़ कर रहे हैं इसमें, वेदर इट इज़ यूजफुल और नॉट, लेकिन आपने जनता को बता दिया कि यहाँ तो एआई यूज हो रही। तो वो जो इम्प्रैक्टिकलिटी है, क्या वो ग्लोबल लेवल पे है? और क्या इसका असर जब ये फटा अगर, तो क्या बड़ी एक क्राइसिस पैदा हो सकती है मार्केट्स के लिए? खासतौर पे इन्वेस्टर जो एआई पे को देखकर पैसा इतना झोंक रहे हैं, उनका क्या होगा? ये एक खतरा पैदा जरूर हो रहा है। अब एक एक करके सर पूरी चेतावनी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जेपी मॉर्गन की चेतावनी की बात की जाए सर, तो जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं, जैसा कि आपने भी कहा, जेमी डिमॉन साहब ने कहा कि अगले 6 महीने से लेकर 2 साल के भीतर शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अनसर्टेनिटीज़ और जो ऊंची कीमतें हैं वो एक बड़ी वजह है। गोल्डमैन सैक्स की भी आते हैं सर, डेविड सोलोमन जो इनके सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि नई तकनीक आने पर जो बाजार है अक्सर जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है उम्मीदें लगा बैठता है और फिर जो है करेक्शन आती है, फिर दिक्कत आने लगती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयर बहुत हाई वैल्यूएशन पर है, यानी बहुत महंगे हैं। इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है बाजार के लिए खतरा हो सकता है। और आईएमएफ का अगर रुख करें सर, तो उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में अनसर्टेनिटीज़ ही नया मॉडल है या जो नया नॉर्मल बन गई है। उन्होंने कहा कि लोग अब सोना खरीदने की ओर भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि निवेशक जो हैं असुरक्षित जो है महसूस कर रहे हैं। और .com वाला जो बबल है उससे आपने जो तुलना कर ही दी। लेकिन सर आपसे समझना चाहेंगे कि इसी तरह का हाइप जो है सर बिटकॉइन को लेकर भी हम लोगों ने देखा था। कहा गया कि उसको रोकने के लिए, भारत की बात की जाए तो डिजिटल करेंसी को आगे बढ़ावा देना हो, या हाल फिलहाल में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके तरफ से जो स्टेटमेंट आई कि नहीं भाई हम लोग डिजिटल करेंसी को है जो प्रमोट करते हुए दिखेंगे, तो क्या इसको हम लोग जोड़कर समझ सकते हैं सर? बिल्कुल, देखिए बिटकॉइन के भी दाम, या बिटकॉइन कहें या क्रिप्टो करेंसी कहें, अगर हम लार्जर उसमें उसको देखें, डिजिटल एसेट, वहाँ पे भी कीमतें बढ़ी। हाल के वक्त में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी एक प्राइसेस को हमने शूट अप होते हुए देखा, नए रिकॉर्ड पे कीमतों को पहुँचते हुए देखा। और अमेरिका जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ी इकॉनमी है, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को एक लीगलाइज्ड फॉर्म में लेकर आने की कोशिशें चल रही हैं, जिसके लिए उसको चाहे गोल्ड बैक्ड करने की बात हो, चाहे डॉलर के साथ उसको लिंक करने की बात हो, फिएट करेंसी के साथ क्रिप्टो करेंसी को ऐड करने की बात हो, ताकि आपको, और ये एक बात निकल कर सामने भी आई कि अमेरिका या जो स्टेबल कॉइन जिसे बार बार कहा जाता है, उसके जरिए, और इसका असर फिर दुनिया भर में जो जितनी तरह की क्रिप्टो करेंसी है उन सब में तेजी के तौर पर दिखाई दिया। भारत की अगर आप बात करेंगे तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ कोई क्लियर रेगुलेशन है नहीं, सरकार की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं आया, और इस वजह से क्रिप्टो करेंसी का एक खतरा यहाँ दिखाई देता। आरबीआई आज भी बिल्कुल अगेंस्ट है क्रिप्टो करेंसी को लेके, एक बात। लेकिन बड़ी चीज जो है वो है गोल्ड और सिल्वर को लेके विशाल, जहां एआई के शेयर पढ़ रहे हैं और उसी के साथ गोल्ड और जो सिल्वर है या आपका क्रिप्टो है, तीनों चीजों में, असेट्स में लोग एक साथ पैसा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। अब गोल्ड सिल्वर की कीमतें क्या गिरेंगी, क्या चढ़ेंगी, क्योंकि ग्लोबल जो सप्लाई और जो डिमांड है वो लगातार मजबूत बनी हुई है, चाहे आप गोल्ड को देख लीजिए, चाहे आप सिल्वर को देख लीजिए। लेकिन क्या एआई में भी सेम सिचुएशन है, सेम सिनेरियो है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट पे आधारित हैं, बहुत ज़्यादा नए मॉडल दुनिया भर में क्रिएट हो जाएंगे, तो इन जो कंपनियां जो मौजूदा हैं, क्या इनके लिए मुश्किल पैदा होगी? तो ये कई सवाल यहाँ पैदा जरूर हो रहे हैं। अब प्रवीण सर आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? अगर इन्वेस्टर्स जो हैं, जो भारतीय शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं या तमाम तरह के जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को कवर करते रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनको क्या सुझाव होगा ये एआई बबल को लेकर? देखिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए सर? ये भी नहीं, देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें, और एक जो टीसीएस का ही अगर आप देख लीजिए, बिल्कुल भारतीय, देखिए एक तो पहली बात यह है कि भारत के बाजार पिछले 1 साल से लगातार एक मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। बीच में एक
अच्छा खासा कोई रिटर्न भी नहीं दिया है। हाँ, बीच में एक रेस्पाइट आई, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ओवरऑल अब देखेंगे तो मार्केट्स एक जगह स्थिर ठहरते हुए या नेगेटिव रिटर्न के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के उलट अगर आप गोल्ड और सिल्वर को देख लीजिए तो वहाँ पे भी एक आपको ज़बरदस्त क्रेजीनेस दिखाई देती है, पैसा लगाने को लेके कीमतें रिकॉर्ड हाई पे पहुँच गई। सोना ने सर 45% से अधिक का रिटर्न दिया और चांदी ने इस साल 60% से अधिक का रिटर्न दिया। तो अब ऐसी सिचुएशन में भारत में अभी भी अगर आप आईटी सेक्टर को खास तौर पे देखेंगे या एआई पे जिस तरह का फोकस बढ़ा है, टीसीएस ही आप समझ लीजिए कि $6 बिलियन लगभग लगाना चाहती है। कल ही जो रिजल्ट आए टीसीएस के, उसमें इस बात का ऐलान किया गया कि डेटा सेंटर एआई वाले बनाने पे $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कंपनी करना चाहती है। तो पूरी दुनिया में ये जो ट्रेंड है वो भारत में भी दिखाई दे रहा है। अलग अलग कंपनियां एआई के अपने मॉडल क्रिएट करना चाहती हैं, भारतीय या इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब के अपने मॉडल तैयार करना चाहती हैं। ग्रोथ है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में चीज़ों में बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। सर आपने कहा कि एआई के कॉन्टेक्स्ट में काम कर रही हैं कंपनियां, लेकिन सर रातों रात नौकरियों से निकाल देना, 12,000 1200 ऐसे करके जो कहा जाता है कि आईटी सेक्टर में जो है अंदर खाने में तकरीबन जो ऑफिशियली हो रहा है सर, टीसीएस ने जो ऑफिशियली नंबर माना है वो तकरीबन 20,000 नौकरियों का है उनका। ये इस बात से इनकार कर रहे हैं, जैसी बीच में खबरें आई थी कि तकरीबन 80,000 या उससे ज़्यादा नौकरियां गई हैं, लेकिन 20,000 नौकरियों के जाने की वर्कफोर्स रेशनलाइजेशन इस सब की बातें करती है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए आने वाला वक्त यही जो बात आ रही है निकलकर कि जो बबल है ये उनके लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम विशाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आने वाले एक साल में भारत में करीब $20 अरब यानी लगभग 1.6 लाख करोड़ के आईपीओ आ सकते हैं, ये कहना है सिटी ग्रुप का। इस साल अब तक कंपनियों ने करीब $12 अरब के आईपीओ से जो है पैसा जुटाया और $5 अरब के नए इशू जो है अभी आने बाकी। इसमें टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। सिटी ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का आईपीओ पाइपलाइन जो है अब तक का सबसे बड़ा है, जिसमें टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर सेक्टर की कई बड़ी घरेलू और जो है विदेशी कंपनियां शामिल हैं। आने वाले महीने में सर मीशो, पाइन लैब्स और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट जैसी कंपनियां जो हैं शेयर बाजार में उतर सकती हैं। सर बुरी खबर के बाद एक अच्छी खबर आई है, कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? नहीं देखिए, आईपीओ मार्केट भारत का गर्म है काफ़ी, लेकिन कुछ जो लिस्टिंग हुई है वो भी ख़राब लिस्टिंग हुई है। इसके बावजूद कंपनियों का उत्साह इस वक्त जो है वो आईपीओ लाने पर, आईपीओ के जरिए पैसा जुटाने पर है। और जैसा आप बता रहे हैं कि लगभग $12 बिलियन के आईपीओ अभी ही आ चुके हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के। और अगले साल $20 बिलियन के आईपीओ लाने की बात की जा रही, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट अगर हम देखें तो वो जियो प्लेटफॉर्म्स का या जियो इन्फोकॉम का आईपीओ है, जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है। 29-30 हज़ार करोड़ रुपए तक का आईपीओ, 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए तक का आईपीओ हो सकता है। तो एक तरफ इसमें यहाँ एक जो पैराडॉक्स नज़र आता है विशाल, वो ये नज़र आता है कि एक तरफ मार्केट्स जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ की मार दिखाई देती है, ट्रेड हो, टैरिफ हो, दुनिया भर में जो लड़ाई फसाद जो चल रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन का हो या अब तक इजराइल हमास की जंग हो, आसपास के कई देशों में सत्ता परिवर्तन दिखाई दिए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, उससे पहले श्रीलंका में दिखाई दिए। दुनिया जिस उथल पुथल के दौर में गुजर रही है, के दौर से निकल रही है, वहाँ मार्केट्स तो उस सेंटीमेंट को देख रहे हैं, लेकिन आईपीओ का बाजार इतना गर्म क्यों है, ये थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दोनों चीज़ों से अंतर विरोध दिखाती हैं। सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ प्रवीण सर, इसके पीछे ये तो नहीं है कि मान लीजिए एफआईआई का लगातार बिकवाली का आंकड़ा देख रहे हैं और डीआईएस जो है उनके अनुपात में 2 गुने या 3 गुने, अगर वैल्यूएशन से देखिएगा 3 गुना, अगर उसको आप मान लीजिए 1,000 अगर जो है शेयर्स ये बेच रहे हैं एफआईआई, तो 2,000-3,000 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो डीआईएस खरीद रहे हैं, यानी 2-3 जो खरीद रहे हैं। तो ये एक बड़ी वजह है क्या जिस वजह से आईपीओ बाजार में आ रहे हैं? नहीं देखिए, एफआईआई निकाल रहे हैं और डीआईआई में, और खासतौर पर अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आज एक करंट डेटा भी आया है सर, तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ जो एम्फी का जो डेटा है उसको भी क्लब कर दीजिए। तो डीआईआई जो है वो इस साल अब तक तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए मार्केट में पंप कर चुके हैं, लेकिन मुझको लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है कि आईपीओस में लिस्टिंग गेन लिया जाए और निकल जाया जाए, चूँकि मार्केट में कमाई होना बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई तय
डायरेक्शन मार्केट के लिए दिख नहीं रहा, कोई ऐसा ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा जो लॉन्ग टर्म का मार्केट को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई दे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सर कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में जो है लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अनसर्टेनिटीज बहुत है, तो लोगों ने ये मान लिया है कि यही एक तरीका है जिससे बाजार से पैसा बनाया जा सकता है, लिस्टिंग गेन्स। हाँ, लोगों को संभवतः ऐसा दिखाई दे रहा। मतलब एक उदाहरण से आप इसको ऐसे समझिए कि सरकार का जीएसटी रेशनलाइजेशन का जो फैसला था कटौती करने का फेस्टिव सीजन के टाइम पे, इतना बड़ा फैसला था, वो तक मार्केट को बूस्ट नहीं कर पाया। मतलब ऐसा लगा सर कि खबर पच गई किसी तरह का बाजार को लेके जो स्पाइक नहीं हुआ। आरबीआई को कई तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। सेबी कह रहा है कि हम एफपीआई के रजिस्ट्रेशन को या एफपीआई की मार्केट में एंट्री को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, सरकार की तरफ से फैसले आ रहे हैं, लेकिन मार्केट उस हिसाब से इन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। अब अच्छा, और इसके साथ ही अगर आप देख लीजिए इस पूरे साल में, जो पूरे 9 महीने में अगर आप जो नए डीमैट अकाउंट के खुलने का वो देखेंगे नंबर जी, तो वो पिछले साल के मुकाबले 40% कम है। एमफी के भी जो नंबर अभी जो आप बता रहे हैं, मोटे तौर पर एक बात बस आप समझ लीजिए कि जो इक्विटी एमएफ में जो इनफ्लो हैं वो पिछले महीने के मुकाबले गिरे हैं। लगातार ये तीसरा महीना है जब इक्विटी एमएफ में जो है इनफ्लोज में वो गिरावट आई है, 30,000 करोड़ के आसपास हैं। जितने भी जो कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए या आप स्मॉल कैप ले लीजिए, सब में इन्फ्लो जो है घटा है। दूसरी तरफ जो गोल्ड ईटीएफ है या ईटीएफ और इंडेक्स फंड है, अगर आप उनको देखेंगे तो ज़बरदस्त वहाँ पे इन्फ्लो बढ़ा है। गोल्ड ईटीएफ का इन्फ्लो अगस्त के मुकाबले सितंबर में तकरीबन 3 गुना बढ़ा है विशाल। 2100 करोड़ के आसपास अगस्त में आया था जी, सितंबर में 8300 करोड़ के आसपास है गोल्ड इन्फ्लो। तो लोग जो है अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में भी अभी कुछ रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पैसा जो चैनलाइज हो रहा है, जो समझ में आ रहा है, पैसा जो चैनलाइज हो रहा है दरअसल वो मार्केट के मुकाबले आईपीओज में हो रहा है। लोग ये बेट लगा रहे हैं कि किसी तरह अगर आईपीओ में निकल आए, जीएमपी अच्छा हो और हाँ किसी तरह जो 10-15% का गेन अगर मिल जाए तो मिल जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी इन्वेस्टर्स की नजर। लेकिन सर आपके कमेंट्री में एक बहुत चिंताजनक बात ये सामने आई कि आप कह रहे हैं कि एसआईपी जो है वो तो ठीक ठाक है मान लीजिए, लेकिन जो डीमैट खातों में जो डिक्लाइन 40% का जो डिक्लाइन है उसके प्रमुख वजह क्या है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। प्रमुख वजह इसकी यही है कि जब जब मार्केट्स डाउन होते हैं, मार्केट्स में गिरावट आती है तो लोग बाजार से पीछे हटते हैं। लेकिन यहाँ इससे बड़ी एक चिंता की बात है विशाल, वो ये है कि 2020 से लेकर अब तक हमने वन साइडेड हमने ये देखा कि बुल रैली भी रही और उसके साथ ही डीमैट खाते खुलने की तादाद भी बहुत तेज थी। हाँ, अप्रत्याशित थी, 18 करोड़ पहुंचा और अब जाके वो 20 करोड़ के आसपास डीमैट खाते भारत में हो गए हैं। लेकिन मार्केट्स भले गिरे हों, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखिए, कोई डीमैट खाता क्या इस वजह से खुलाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करेगा और कुछ चंद दिनों की ट्रेडिंग करेगा, ऐसा नहीं है। एसआईपी भी कर लेते हैं, गोल्ड में पैसा लगाते हैं, उसमें आप लंबे वक्त के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके लिए भी डीमैट खाते की जरूरत होती है। समझ में ये आ रहा है कि लोगों का जो बिहेवियर है वो मार्केट को लेके अब थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि यार बाजार में रिटर्न वगैरह कुछ मिलते नहीं है, इससे अच्छा है कि गोल्ड खरीद लो। और इस वजह से शायद डीमैट खाता खोलने का जो लोग मन भी बना रहे हैं वो भी रुक गए कि अब देखा जाएगा, बाजार का शायद अच्छा टाइम अब गुजर गया। तो ये कुछ व्यवहारिक जो पक्ष है शायद वो भी हो सकता है इसके पीछे। चलिए, आपने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की बात की है तो सर आगे बढ़ते हैं और इसी कहानी को और जो है विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चांदी की बढ़ती डिमांड की वजह से सिल्वर ईटीएफ की कीमतें बहुत बढ़ गई और ये अपनी असली वैल्यू यानी एनएवी से काफ़ी ऊपर चल रही हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि बाजार में चांदी की सप्लाई कम है जबकि डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। निपॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ अपने असली वैल्यू से करीब 5.5% जो है महंगा चल रहा है, जबकि एचडीएफसी, टाटा और यूटीआई के ईटीएफ 10% या उससे भी ज़्यादा प्रीमियम पर बिक रहे हैं। नई यूनिट्स बनाने के लिए फिजिकल चांदी की ज़रूरत होती है, लेकिन इंटरनेशनल बाजार में इसकी कमी के कारण फंड कंपनियों को मुश्किलें हो रही हैं। पिछले 6 महीने में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से चांदी की कीमत जो है करीब 60% तक बढ़ चुकी है। त्योहारों की खरीदारी ने भी जो है हालात और तंग कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वेस्टर्स को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रीमियम घटा तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है, भले ही चांदी की कीमतें स्थिर रहें। असर पूरा मामला क्या है, क्या गंभीरता वाली बात है?
सिल्वर को लेके जो चीज़ें चल रही हैं वो कुछ सवाल पैदा कर रही हैं कि आखिर सिल्वर में चल क्या रहा है। क्या सिल्वर की कीमतों में एक आर्टिफिशियल उछाल नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे जो डिजिटली जो ट्रेड हो रहे हैं, यानी सिल्वर ETF की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स की। कल की अगर हम बात करें 9 सितंबर की, 9 अक्टूबर की माफ़ कीजिएगा, तो जो देश का सबसे बड़ा सिल्वर ETF है उसके प्राइसेस में 9% का इजाफा हुआ। इसके उलट जो सिल्वर के स्पॉट प्राइसेस थे वो तकरीबन 0.25% डाउन थे जी। जो MCX पर सिल्वर का फ्यूचर्स है वहाँ पे भी 0.25% की गिरावट थी कल जी। तो एक तरफ सिल्वर ETF के प्राइस 9% अप है, दूसरी तरफ सिल्वर का एक्चुअल जो प्राइस है वो लगभग 1% डाउन है। तो आखिर सिल्वर में क्या चल रहा है, जो दोनों चीज़ें अलग अलग, मार्केट का प्राइस अलग चल रहा है और ETF का प्राइस अलग चल रहा है जी। आप तो सर वो क्या न्यूज़ रूम में जब हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि स्टोरी को हम मनी सेंट्रल में लेंगे, डिस्कस करेंगे, आपने एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया था, उसको सेब से कंपेयर किया था सर, वो बताइए कि मान लीजिए बाजार में अगर 100 रुपये का है और ये प्लीज़ बताएं। नहीं, देखिए सीधे तौर पर अगर हम इसको समझें तो एक मान लीजिए ई-कॉमर्स साइट से सपोज आप 1 किलो सेब खरीदते हैं, ई-कॉमर्स साइट पे मान लीजिए सेब का प्राइस 100 रुपये है, और अगर आप उसी सेब को खरीदने मार्केट चले जाएंगे अपने गली नुक्कड़ के सब्जी वाले के पास, वहाँ पता चलता है कि वही सेब 80 रुपये या 90 रुपये का है। यहाँ प्राइस अलग है, वहाँ प्राइस अलग है। ये जो डिफरेंस है सेब जैसे और ई-कॉमर्स का सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, ये जो सिल्वर के प्राइसेस का डिफरेंस है दोनों एक्चुअल मार्केट में और ETF के मार्केट में, बस इसको इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हो ये रहा है या जो समझ में आ रहा है कि क्या जो ETF है जो इजीली ट्रेड जहाँ पे कर सकते हैं, देखिए अब तमाम लोग ऑनलाइन हैं, मोबाइल के जरिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एक सिल्वर में तेजी आएगी इसको लेके जो एक बबल क्रिएट हुआ या एक स्पेकुलेशन क्रिएट हुआ, तो क्या लोग एकदम असाधारण रश वहाँ पे क्रिएट हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ETF खरीदते हैं तो ETF में जो हर यूनिट के पीछे उसके अंडरलाइंग असेट जो है वो असेट होती है जी। सिल्वर के पीछे आपको उतना ही जो ETF चला रहे हैं उनको उतना चांदी खरीदनी पड़ेगी, गोल्ड ETF में गोल्ड खरीदना पड़ेगा, यानी आपका जो असेट है वो उसका अंडरलाइंग है, वो है बैक्ड रहता है। अब क्या उनके पास उतना सिल्वर खरीदने का वो मिल रहा है जिस हिसाब से यहाँ चल रहे हैं। सिल्वर ETF का जो दाम है कल, या जो NAV है निप्पॉन का, वो 165 पे पहुँच गया था। आज हालांकि उसमें गिरावट है, 154 के आसपास चल रहा है, लेकिन इसी साल पूरा अगर आप देखेंगे तो सिल्वर का ETF जो है निप्पॉन की मैं बात कर रहा हूँ, जो देश का सबसे बड़ा है, वो है 83% इस साल 2025 में अब तक दिया है। जबकि वैसे अगर आप प्राइस देखेंगे तो वही 60-65% के आसपास प्राइसेस में इजाफा हुआ है। तो ये एक जो डीकपलिंग दिखाई दे रही है कि मार्केट में दाम कुछ है, ETF पे दाम कुछ है, वहाँ पे जो प्रीमियम क्या इतने ऊपर चले गए हैं, ये जस्टिफाइड है या नहीं कि आप ये जस्टिफाइड नहीं है। और यहाँ से ये खतरा पैदा होता है कि जिन लोगों को लग रहा है कि सिल्वर में अब जबरदस्त चांदी होने वाली है, वहाँ एक खतरा पैदा हो रहा है। सिल्वर को लेकर कई मार्केट एक्सपर्ट्स, जो कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती है, तो वो कहते हैं कि विशाल, सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। जिस तरह से गोल्ड जो भाग रहा है उसी तरह से सिल्वर की भी कीमतों में तेजी होगी। ये तब थे बात जब ये लाख रुपए के आसपास हुआ करता था सर प्रति किलो। लेकिन सर आपकी बात सुनकर मुझे मनी सेंट्रल में जो हम लोग कई बार इस बात को लेकर चर्चा करते रहे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वाला बात मैं आपसे समझना चाहूँगा। उस समय भी आपने कहा था कि विशाल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो एक कागजी रूप था, उसके पीछे बैक्ड अप नहीं था। मतलब उस जितना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए जो पेपर दिया गया निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, कि हाँ भाई आपके पास इस ट्रेंच को ला रहे हैं और इतने कीमत पर है, उसके पीछे जो है उतनी अमाउंट का जो गोल्ड जो है नहीं रखा गया ताकि उसको सपोर्ट किया गया। उससे कहा गया कि लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो है नुकसान, जो है 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नुकसान हुआ। क्या इसी डर की बात है जिसको हम लोग सिल्वर ETF से जोड़कर देख सकते हैं? सिल्वर ETF में दरअसल ये है कि अगर रियल मार्केट में सिल्वर के प्राइस क्रैश हुए तो जो ETF में जो पैसा लगाकर लोग बैठे हुए हैं उनको कितना बड़ा यहाँ पे लॉस उठाना पड़ सकता है। जिन्होंने 165 के NAV पे सिल्वर खरीदी है, अब उनको अगर 154 रुपये का NAV है आज, तो वहाँ कितना बड़ा लॉस है। और क्या ये इस तरह का जो तेज अगर गिरावट आती है सिल्वर में,
तो क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट ये भी एक बात कह रहे हैं सर। कि भारत में जो सिल्वर ETF की जो ट्रेडिंग है, जिस तरह का वो है, उसमें किसी तरीके की ऊपरी और लोअर लिमिट नहीं है, जिस तरह का शेयरों में होता है कि आप एक अपर लिमिट है, एक लोअर सर्किट है। एग्जैक्टली सर्किट वाला मामला रहता है। यहाँ कोई सर्किट नहीं। कल ही 15% के आसपास प्राइस चढ़ा। ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो सिल्वर के इसी ट्रेडिंग पे आपका 1% का आपका अपर और लोअर सर्किट एक तरह का है। तो क्या भारत में भी उस तरह की ट्रेडिंग पे एक कैप लगना चाहिए, कमोडिटी ट्रेडिंग पे? बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।